नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे पीआईबी प्रोग्राम के इस नए वीडियो में, जहां पर हम इस हफ्ते की पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी जो सबसे पहली खबर है वो देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली खबर है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल को लेकर के है। तो ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, यानी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस नए पोर्टल का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल। क्या नाम है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के अंतर्गत पारदर्शी प्रमाणन तथा नियामकीय अनुपालन यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को सुनिश्चित करना। तो भारत में रेगुलेटरी कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए और जो सरकार का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार इस पूरी योजना को, इस पूरे पोर्टल को लेकर के आई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस योजना के तहत अब तक भारत सरकार की तरफ से इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइजर्स वो उपकरण होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के माध्यम से भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका निर्माण किया जाता है। अगर आपको याद होगा, अगर आप हमारे द हिंदू के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो हमने, या आप हमारे डीसीएन दूसरे प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं तो हमने इसमें चर्चा भी की थी कि हाइड्रोजन आपको मुख्यतः, जिन पर आजकल डिस्कशन हो रहा है, 3 तरीके के हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक हाइड्रोजन है आपका ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है आपका ग्रीन हाइड्रोजन और तीसरा है आपका पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जिसका निर्माण परमाणु ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जिसका निर्माण जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके जिसका निर्माण किया जाता है। और आपका ग्रे हाइड्रोजन होता है जिसका निर्माण जो है, जिसके निर्माण के दौरान आपको बहुत ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में 15 कंपनियों को प्रतिवर्ष 3000 मेगावाट स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अगर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें आप, तो इस मिशन को, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भारत सरकार की तरफ से 2023 में इंप्लीमेंट किया गया था, और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 19,744 करोड़ रुपए के आसपास है। 19,744 करोड़ रुपए के आसपास पूरा कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप देखें तो यहां पर मिशन का टारगेट यह है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को स्थापित करना है। तो इतना टारगेट यहां पर रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर आप बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन पर हम बात कर चुके हैं पहले ही। ग्रीन हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो निर्माण आपका, उसका उत्पादन जल के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइजर वो उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा की सहायता से जल को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल सा मतलब इसका अगर आप समझने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइजर एक डिवाइस है, एक टूल है। इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप जो है यहां पर आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको वाटर देंगे, इसमें आप इसको क्या करेंगे, इसमें आप इसको H2O प्रदान करेंगे। H2O क्या होता है? H2O आपका वाटर होता है। फिर जब आप इसको H2O प्रदान करेंगे, जब इसके अंदर पानी जाएगा तो इसके अंदर H2O देंगे, और इसके साथ इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी देते हैं। तो जब दोनों चीजें आप प्रदान करेंगे तो ये दोनों चीजें मिलकर के, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इस वाटर को जो है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी, इसको तोड़ेगी। और इसमें जो आपका H2O है, H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो आउटपुट है उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहां से आप जो प्योर हाइड्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सोलर एनर्जी से आ रही है, या विंड एनर्जी से आ रही है, या आपका जो जियोथर्मल एनर्जी होती है उससे आ रही है, या आपका और भी तरीके के जो एनर्जी जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपके रिन्यूएबल प्रोजेक्ट होते हैं, अगर उनसे आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोलाइजर के प्रोसेस में बिजली दे रहे हैं और फिर आप हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हैं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। उम्मीद है ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में।
अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका बात करता है भारत और जापान के बीच में हाल ही में एक इंपॉर्टेंट कुछ अग्रीमेंट आपको देखने को मिले हैं। हमने पहले भी इस पे बात की थी कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आई हुई थी और इस यात्रा के दौरान भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स पे साइन किए गए, कुछ इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर के आपको समझौते देखने को मिले। उन्हीं समझौतों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो जापान की प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आई हुई थी, इस यात्रा के दौरान 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान भारत और जापान के प्रतिनिधियों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स पे साइन किए। इसमें जैसे आपका आर्थिक सुरक्षा को लेकर के एक अग्रीमेंट आपको देखने को मिला, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर के एक अग्रीमेंट था, जिस अग्रीमेंट में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों की सामूहिक आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने पर बात की गई। कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका सेमीकंडक्टर क्षेत्र हो गया, इसके साथ साथ आपका एक क्रिटिकल मिनरल्स का क्षेत्र हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्वच्छ ऊर्जा हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया। इन क्षेत्रों में आपका आपूर्ति श्रृंखला जो है उसको मजबूत करने को लेकर के बात की गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अगर आप बात करें, इसको लेकर भी एक अग्रीमेंट आपको देखने को मिला है, जहां पर भारत और जापान जो है, भारत जापान संबंधों को एआई क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान और विकास साझेदारी में बदलने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि अब भारत और जापान जो है आपस में मिल करके एआई क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, एआई क्षेत्र में इनोवेशन करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं? इसमें आपको एआई मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एआई मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे। इसमें आपको कंप्यूटिंग अवसंरचना देखने को मिलेगी, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई आपको देखने को मिलेगा और ह्यूमन सेंट्रिक एआई बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, मानव केंद्रित एआई बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि ऐसा एआई जो कि इंसानों की सहायता कर सके, इंसानों के लिए मददगार साबित हो सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दें जो कि इंसानों की सभ्यता को ही समाप्त कर दे। तो ह्यूमन सेंट्रिक एआई बनाने पर ध्यान जो है वो यहां पर दिया जाएगा। फिर एनर्जी रेजिलियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक अग्रीमेंट आपको देखने को मिला है, जहां पर जिस अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से और जो जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड है उनकी तरफ से इस पूरे एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत दोनों देश मिलकर के पेट्रोलियम रिजर्व भंडार बनाने पर ध्यान देंगे। यानी कि स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल जो है वो यहां पर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस आई है, जिस क्राइसिस का प्रभाव आपको भारत पर देखने को मिला था, जिस क्राइसिस का प्रभाव आपको जापान पर देखने को मिला था, तो भविष्य में अगर ऐसा कोई संकट आता है तो उस संकट के दौरान भारत और जापान एक दूसरे की मदद कर सकें और इस क्राइसिस से आसानी से अपने आप को बचा सकें। अगर जापान में कोई संकट आता है तो भारत जो है वो जापान को ऑयल और गैस की सप्लाई कर सकता है, और अगर जापान में कोई संकट आता है तो फिर अगर भारत में कोई संकट आता है तो जापान फिर भारत को सप्लाई कर सकता है। तो ऐसे एक दूसरे की मदद करने के लिए हम जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व भंडार जो है वो यहां पर बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक पहल आपका बायोगैस को लेकर के है। भारत और जापान ने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने को लेकर के एक पहल की शुरुआत की है। भारत में आप देखेंगे तो भारत में जो सहकारी समितियां हैं, भारत में जो डेयरी सहकारी समितियां हैं, वहां पर 1000 बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे और जो सहकारी समितियां हैं उनका जो वेस्ट है उसी वेस्ट का इस्तेमाल करके जो बायोगैस है, जो एनर्जी है, वो उत्पादित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट सहयोग समझौता देखने को मिला है, जहां पर एपीआई यानी कि एपीआई का फुल फॉर्म होती है आपकी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है, ये इंग्रेडिएंट बेसिकली आपका ये जो इंग्रेडिएंट है ये दवाओं के निर्माण के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, एक बेसिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। ये इंग्रेडिएंट जो है भारत, आपको पता है भारत जो है, भारत दुनिया भर में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट हब माना जाता है। दुनिया भर में जितनी भी दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा दवाएं जो है वो भारत में बनती हैं, लेकिन भारत में केवल दवाओं का निर्माण होता है, भारत में केवल दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग होती है। दवा बनाने के लिए जो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो भारत में नहीं बनाया जाता, वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है। चाइना से हम एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट खरीदते हैं और उसके बाद हम अपने देश में दवाओं को मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, भारत की जो दवा निर्माण उद्योग है, वो दवा निर्माण उद्योग वर्तमान समय में चाइना पर डिपेंडेंट है। ऐसे में भारत और जापान मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जो एपीआई पर हमारी निर्भरता है चाइना के ऊपर, उस निर्भरता को कम किया जा सके, ताकि आपका जो दवा निर्माण है उसकी जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को हम और ज्यादा रेजिलिएंट बना सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रयास यहां पर भारत और जापान की तरफ से मिलकर के किया जा रहा है। चलिए यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। आप बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगली खबर पर, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये एक फाउंडेशन कोर्स है, बुनियादी कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं
सारे सब्जेक्ट डिटेल तरीके से कवर करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर किया जाएगा। इसमें आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसमें सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होने वाली हैं और जितनी भी आपकी नोट्स हैं, जितनी भी आपको किताबों की जरूरत है, वो सभी किताबें आपके घर तक आपको पहुंचा दी जाएंगी। यानी कि आपको जो है घर पे रह करके अपने कंफर्ट में रह करके पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। 400 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के जो कैप्सूल सीरीज है वो यहाँ पर, मेंस की जो कैप्सूल सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिल जाएगी, आंसर को इवैल्यूएट कराने की सुविधा आपको मिल जाएगी, एआई का साथ आपको मिलेगा, एआई पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी और 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको मिलेगा आपकी तैयारी के लिए। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये एक सरकार की मेंटल हेल्थ या माफ कीजिएगा, सरकार की एक नशा मुक्ति से रिलेटेड हेल्पलाइन है। इसका नाम क्या है? हेल्पलाइन का नाम है मानस हेल्पलाइन। मानस हेल्पलाइन क्या है? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। और ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि पीआईबी पर इसमें इस टॉपिक पर आपको एक बैकग्राउंडर देखने को मिला है। तो सबसे पहले मानस हेल्पलाइन की अगर आप बात करें, भारत सरकार ने नशा मुक्ति और मादक पदार्थ तस्करी नियंत्रण को मजबूत करने के लिए 18 जुलाई 2024 को इस पूरी हेल्पलाइन को लॉन्च किया था। कौन सी हेल्पलाइन को? मानस हेल्पलाइन को लॉन्च किया था। कब? 18 जुलाई 2024 को। मानस की फुल फॉर्म सबसे पहले अगर आप देख लें, मानस की फुल फॉर्म क्या है? मानस की फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। तो ये एक स्कीम आपको देखने को मिलेगी, ये एक हेल्पलाइन यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किसकी तरफ से? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त तौर पर जॉइंट इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। किसका? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना देने, परामर्श प्राप्त करने और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है। यानी कि अगर आपके पास आसपास कोई जो है नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है या आपके आसपास आपको इस तरीके की कोई घटना देखने को मिलती है तो आप जानकारी जो है वो इस पूरे हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समस्या से जूझ रहा है तो उसको पुनर्वास की सुविधा अगर चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस पूरे हेल्पलाइन के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है ये हमको पता होना चाहिए। तो मानस हेल्पलाइन जो है वो आती है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है भारत सरकार का जिसका नाम है नशा मुक्ति भारत अभियान। नशा मुक्ति भारत अभियान जो है भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था 15 अगस्त साल 2020 में। कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2020 को भारत सरकार की तरफ से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। और ये अभियान भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत आता है, यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये अभियान आपको देखने को मिलेगा। तो दो चीजें अब यहाँ पर हमने पढ़ ली है, एक तो आपका मानस हेल्पलाइन है और एक आपका नशा मुक्ति अभियान है। दोनों अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आते हैं। एक आपका जो मानस हेल्पलाइन है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और दूसरा आपका जो नशा मुक्ति अभियान है वो सामाजिक जो आपका न्याय मंत्रालय है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये दोनों से कंफ्यूज आपको नहीं करना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो आपका नशा मुक्ति अभियान है उसका प्राथमिक उद्देश्य है नशीली दवाओं की मांग में कमी करना, जन जागरूकता को बढ़ावा देना, पुनर्वास को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी यानी कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको मजबूत करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इसके प्रति जागरूक हो सकें और भारत में नशीली दवाओं का जो इस्तेमाल है उसको हम व्यापक लेवल पर कम कर सकें। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये पूरा टॉपिक हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाल ही में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के बहुत सारे नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे नए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया है, आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है, इसके साथ साथ नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज लॉन्च किया गया है और आपका भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। तो ये हैं क्या, इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। क्या इनके फीचर्स हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो यहां पर हम देखने वाले हैं। इसमें से जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका आरोग्य सेतु 2.0 प्लेटफॉर्म। तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो आपको पता ही होगा।
कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था ताकि भारत में जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको मैनेज किया जा सके। तो अगर आपको उस समय वैक्सीन बुक करनी पड़ती थी तो आप आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीन बुक कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इस ऐप को एक नया रूप दे दिया है, इसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेडेड वर्जन में अगर आप देखें तो अब जो आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है वो भारत में एक नागरिक के व्यक्तिगत हेल्थ रिकॉर्ड के तौर पर, इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड के तौर पर अब आपका काम करने वाला है। यानी कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी रिपोर्ट हैं, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन है, जितनी भी जानकारी है, वो सारी जानकारी अब आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो ये प्लेटफॉर्म भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, नाम आपको याद रखना है आरोग्य सेतु 2.0। दूसरा है आपका आयुष्मान ऐप। आयुष्मान ऐप भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है अपनी आयुष्मान भारत योजना को ध्यान में रखते हुए। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जहां पर सरकार लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करती है। तो अब अगर आपको आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ उठाना है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, अगर आपको हॉस्पिटल का पता लगाना है, अगर आपको कोई दूसरी जानकारी चाहिए, तो ये सारी जानकारियां आपको इस पूरे ऐप पर देखने को मिलेंगी। तो ऐप का नाम आपको याद रखना है आयुष्मान भारत ऐप। तीसरी जो आपका जो इनिशिएटिव है वो है आयुष्मान भारत चैटबॉट। चैटबॉट का नाम आपको याद रखना है, चैटबॉट का नाम है आयुष्मान सारथी चैटबॉट। आयुष्मान सारथी चैटबॉट एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, यानी कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अगर आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी आप व्हाट्सएप के जरिए प्राप्त कर सकते हैं इस चैटबॉट का इस्तेमाल करके। इसके अलावा नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज की शुरुआत की गई है। ये भारत का पहला डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है जहां पर बीमा दावों की डिजिटल प्रोसेसिंग, अस्पताल और बीमा कंपनियों के बीच में मानकीकृत सूचना आदान प्रदान का जो है आपको एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो सारे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम है वो काम आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत हेल्थ टर्मिनोलॉजी सर्विसेज यहां पर लॉन्च की गई है जहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी भी शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है, जितनी भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है, उसका राष्ट्रीय मानकीकरण किया जाएगा, उसका नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा। यानी कि जैसे भारत में, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई डॉक्टर हैं, वो एक ही बीमारी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और केरल के कोई डॉक्टर दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या मेडिकल क्षेत्र में कोई एक और शब्द इस्तेमाल होता है, कहीं पर कुछ और शब्द इस्तेमाल होता है। तो इसको जो है दूर करने के लिए अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत में जितने भी मेडिकल वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं उनका मानकीकरण किया जाए, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए और एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाए ताकि हर जगह पर आपको उस शब्द की यूनिवर्सलिटी जो है वो देखने को मिले। तो ये एक इनिशिएटिव यहां पर सरकार लेकर के आई है। तो जितने भी इनिशिएटिव थे सारे इनिशिएटिव्स पर हमने डिटेल से बात कर ली है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने स्वच्छ ऊर्जा एवं उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व की पहली कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जो है उसका उद्घाटन किया है, उसकी शुरुआत की गई है। कहां पर शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है आपका तमिलनाडु के कलप्पम में। कहां पर? तमिलनाडु के कलप्पम में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिली है। यह सुविधा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलप्पम में स्थापित की गई है। तो वही हमने देखा कि इसकी शुरुआत कलप्पम में की गई है और इसे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा का उपयोग करके संचालित किया जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है, अल्टीमेटली यहां पर हम पिंक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर पिंक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। पिंक हाइड्रोजन में क्या होता है कि आप जो हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं वो हाइड्रोजन का निर्माण आप करते हैं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके। तो यहां पर जो आपका जो हमारा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है उससे जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त होगी उस परमाणु ऊर्जा का डायरेक्टली हम इस्तेमाल करेंगे भारत में हाइड्रोजन बनाने के लिए। और ये जो हाइड्रोजन बनेगा इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पिंक हाइड्रोजन। क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा पिंक हाइड्रोजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखा। इसकी इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो ये तकनीक जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करती है, इसमें कहीं भी फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है और बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त, कार्बन फ्री हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर हम इसमें हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं बिना कार्बन का उत्सर्जन किए हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यह तकनीक भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर यहां पर आप देखें तो हम अगर IGCAR की बात करें यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी और कहां पर मौजूद है ये आपका तमिलनाडु के कलप्पम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो जो भी जरूरी जानकारी थी कॉपर क्लोरीन थर्मोसाइकिल के बारे में वो हमने यहां पर देख ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में।
अगली जो हमारी खबर है, सरकार की तरफ से ड्रग्स रूल्स 1945 में 1945 के जो ड्रग्स रूल्स हैं उनमें यहां पर चेंज किया गया है और कुछ नई मेथडोलॉजीज जो हैं, कुछ नए आपकी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको इन ड्रग रूल्स में शामिल किया गया है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर हमारी है कि केंद्र सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए स्टेम या सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स या जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स या जीनोग्राफ प्रोडक्ट्स को सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी के दायरे में शामिल कर दिया है। यानी कि ओवरऑल आपका ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे आपका स्टेम सेल डिराइव प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपका जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स हो, चाहे जीनोग्राफ्ट्स हो, इनको आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपने कानूनी जो नियंत्रण है उसके दायरे में शामिल कर लिया है। इसका उद्देश्य उभरती हुई उन्नत चिकित्सा तकनीकों पर अधिक प्रभावी और एक समान नियामकीय निगरानी जो है वो सुनिश्चित करना है। यानी कि अब ये सारी टेक्नोलॉजी आपका इसी जो डिपार्टमेंट है, यही जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अब उन्नत जैव चिकित्सीय उत्पादों के लाइसेंस और नियमन में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और इसके साथ साथ राज्य औषधि मानक नियंत्रण दोनों की संयुक्त भूमिका जो है वो अब आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम तीनों टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। यानी कि जो तीन टेक्नोलॉजी जो मेन दो टेक्नोलॉजी यहां पर लॉन्च हुई हैं, एक आपका है स्टेम सेल डिराइव प्रोडक्ट और दूसरा है जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले अगर आप सेल या स्टेम सेल डिराइव प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये ऐसे उत्पाद होते हैं जो स्टेम सेल कोशिका उपचार यानी कि स्टेम सेल थेरेपी पर आधारित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कार्ट टी सेल थेरेपी के बारे में आपने पढ़ा होगा। यानी कि हमारे शरीर के जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको निकाल करके, उनको चेंज करके अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे किसी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो इसको कहा जाएगा आपका स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्ट टी सेल थेरेपी हो गई, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ल्यूकीमिया हो गया, आपका ल्यूकीमिया जो है उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका लिम्फोमा जो है इसको ठीक किया जा सकता है। रीजेनरेटिव मेडिसिन आपको जो है इस पूरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखने को मिलती हैं। तो ये हमने देखा आपका क्या, स्टेम सेल डिराइव प्रोडक्ट। इसके अलावा जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करें तो ऐसी चिकित्सकीय तकनीकें जो जीन स्तर पर उपचार करती हैं, यानी कि हमारे जो जेनेटिक्स हैं उनके लेवल पर चेंज करती हैं, तो उनको यहां पर आपका जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर आप किसको शामिल कर सकते हैं, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, आपका जीन एडिटिंग थेरेपी आपको देखने को मिलती है, जीन थेरेपी आपको देखने को मिलती है, जिससे आप जो आपके अनुवांशिक रोग हैं, जो जेनेटिक रोग हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। कैंसर को कई बार इसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपका जो रेयर डिजीज है, जो दुर्लभ बीमारियां हैं, उनको आप इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो नए चेंजेस किए गए हैं उन चेंजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा और जो नई टेक्नोलॉजी है वो नई टेक्नोलॉजी क्या है। इसमें एक और शब्द आता है आपका जीनोग्राफ्ट। जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में आपने सुना होगा। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में हम जो है जानवरों के जो उतक हैं, जानवरों के जो टिश्यूज हैं, जानवरों के जो अंग हैं, उनको इंसानों में लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। वहीं यहां पर जीनोग्राफ्ट की बात हो रही है, उसको भी अब सरकार ने अपने नियमों के अंतर्गत शामिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका भाषिनी प्लेटफॉर्म को लेकर के है। अगली जो खबर है ये भाषिनी प्लेटफॉर्म को लेकर के है। ये खबर चर्चा में क्यों आई है? ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में 2026 में अपनी एआई आधारित बहुभाषी तकनीकों को प्रदर्शित किया है। कुछ नए प्लेटफॉर्म्स जो हैं, कुछ नए इनिशिएटिव्स जो हैं, वो यहाँ पर भाषिनी विभाग द्वारा सरकार का जो भाषिनी विभाग है उसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगर भाषिनी की बात करें आप, भाषिनी है क्या? भाषिनी की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। तो भाषिनी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि माईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और ये जो है ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इसको एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर, एक नेशनल इनिशिएटिव के तौर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में एआई आधारित डिजिटल सेवाओं को सभी नागरिकों तक जो है उसकी पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि भारत के सभी नागरिक एआई सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें और वो भी अपनी स्थानीय भाषा में इस्तेमाल कर सकें। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में इस्तेमाल कर सकें, अगर आप जो है कोई दूसरी भारतीय भाषा बोलते हैं तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकें, आप असमी में इस्तेमाल कर सकें, आप बंगाली में इस्तेमाल कर सकें, आप जो है तेलुगु में इस्तेमाल कर सकें, आप जो है तमिल में इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए जो है भाषिनी जो प्लेटफॉर्म है उसको सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसको नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत जो है सरकार ने विकसित किया है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत सरकार इसको लेकर के आई है। अब यहां पर जो आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ है उसके अंतर्गत कौन कौन से इनिशिएटिव प्रदर्शित किए गए उन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसे एक इनिशिएटिव है आपका श्रुत लेख इनिशिएटिव।
श्रुतलेख में क्या होगा? श्रुतलेख में बेसिकली आपका ये एआई आधारित रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन सिस्टम है। स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे मैं यहां पर आपके सामने बोल रहा हूं, तो अगर ये सिस्टम यहां पर रखा होता, अगर ये सिस्टम जो आपका श्रुतलेख सिस्टम है, अगर वो यहां पर रखा होता, तो वो मेरी कही हुई बातों को डायरेक्टली ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता उसी टाइम पे, रियल टाइम पे आपको मेरी कही हुई बातों का टेक्स्ट जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाता, अगर ये प्लेटफॉर्म, अगर ये जो मॉडल है वो यहां पर मौजूद होता। और न केवल आपको ये टेक्स्ट दिखाता है, बल्कि ये टेक्स्ट आपकी चूज की हुई भाषा में कन्वर्ट भी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो हिंदी में कही गई भाषा को, हिंदी में कही गई बात को ये आपका अंग्रेजी में रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है, ये तेलुगु में रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है, ये आपका जो जो तमिल है उसमें रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकता है। ये इसका फीचर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आप देखें, भाषा दर्शन है, भाषा दान है, माफ कीजिएगा। भाषा दान में क्या होगा? भाषा दान बेसिकली आपका भारत का राष्ट्रीय क्राउड सोर्सिंग भाषा डेटा अभियान है, जिसके तहत भारतीय भाषाओं के लिए एआई डेटा बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। नागरिकों को एआई निर्माण में भागीदार बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड जो डेटा है वो सारा डेटा, अगर अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको अगर ट्रेन करना है, उसको प्रशिक्षित करना है, तो प्रशिक्षित करने के लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, और डेटा आपका तब आएगा जब बहुत सारे लोग अपनी जानकारी प्रदान करेंगे। तो उसके लिए सरकार एक प्लेटफॉर्म लेकर के आई है, भाषा दान प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपनी भाषा से जुड़ी जो जानकारी है वो जानकारी सरकार को प्रदान कर सकते हैं, ताकि जब एआई बनाया जाए, जब भारतीय भाषाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाए, तो उनके पास एक बेहतर जानकारी मौजूद हो, एक बेहतर डेटा मौजूद हो। तो उसके लिए भाषा दान प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सुनो सूत्र। सुनो सूत्र प्लेटफॉर्म क्या है? सुनो सूत्र प्लेटफॉर्म जो है ये भारत का पहला हैंड हेल्ड मल्टी लिंगुअल एज्ड एआई डिवाइस है। एज्ड एआई डिवाइस, मल्टीलिंगुअल एज्ड एआई डिवाइस है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवाइस होगा, एक डिवाइस, मान लीजिए ये पेन है, अगर ये पेन डिवाइस होता तो जैसे ही मैं ऐसे कुछ बात बोलूंगा तो ये डिवाइस अपने आप ऑफलाइन तरीके से, इसको किसी इंटरनेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ये ऑफलाइन तरीके से मेरी कही हुई बात को अनुवाद कर देगा, उसका ट्रांसलेशन कर देगा। तो ये है आपका सुनो सूत्र। सुनो सूत्र के बारे में आपको याद रखना है। बहुभाषा संचार इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन यहां पर कर सकते हैं। एक कोई तमिल भाषा का व्यक्ति है वो आपका हिंदी भाषी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, एक कोई डोगरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो है वो आपका असमी भाषा से बोलने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकता है। तो ये बहुभाषा मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसमें एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है वहीं पर डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप जो है, अभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको समझने के लिए आप एक सैटेलाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक सैटेलाइट ने कोई डेटा प्राप्त किया। सैटेलाइट क्या करती है? सैटेलाइट उस डेटा को पहले अपना जो स्पेस सेंटर है, जो ग्राउंड सेंटर है, वहां पर ट्रांसफर करती है, और ग्राउंड सेंटर पर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम क्या करें, अगर हम एज कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करें, तो हम क्या करेंगे कि जहां पर डेटा एकत्र हुआ है, यानी कि जिस सैटेलाइट में डेटा को प्राप्त किया गया है, उसी सैटेलाइट में हम डेटा को मॉनिटर भी करेंगे, उसी सैटेलाइट में हम डेटा को प्रोसेस भी करेंगे, उसी सैटेलाइट में हम डेटा का एनालिसिस भी करेंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको एज कंप्यूटिंग कहा जाएगा। और वही एज कंप्यूटिंग यहां पर आपको देखने को मिलती है कि जिस डिवाइस में डेटा प्राप्त होता है उसी डिवाइस में डेटा को प्रोसेस भी किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है, ये खबर बेसिकली आपका बात करती है भारत में डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर के। तो ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत की हाल ही में भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया मिशन है, उस मिशन के 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के 11 साल पूरे हो चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी, और अब इसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। और इन 11 सालों में डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत के शासन, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और आजीविका तंत्र को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। और आज भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। भारत में अगर आप देखेंगे आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत का यूपीआई हो गया, भारत का आधार हो गया, भारत के जनधन हो गया। तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको डिजिटॉकर देखने को मिलेगा, एबीडीएम यानी कि आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ओएनडीसी आपको देखने को मिलेगा, कोविन आपको देखने को मिलेगा, पोषण ट्रैकर आपको देखने को मिलेगा। अगर यूपीआई
की आप बात करें, वर्तमान समय में दुनिया के 10 देशों में यूपीआई काम करता है और ग्रीस जो है वो सबसे रीसेंट कंट्री है जिसने यूपीआई को अपनाया है। इसके अलावा अगर आप पोषण ट्रैकर की बात करें, पोषण ट्रैकर आपका सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, जहां पर आपका जो भी लाभार्थी हैं उनके पोषण स्तर को ट्रैक किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इस डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में, और कौन कौन से आपके प्रमुख घटक जो हैं वो डिजिटल इंडिया मिशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बात करता है FCRA 2.0 पोर्टल के बारे में और EOCI कार्ड के बारे में। FCRA 2.0 पोर्टल के बारे में, EOCI कार्ड के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखें, खबर हमारी चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की तरफ से नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड को लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया, ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया, ये इनिशिएटिव आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत के आधार पर शुरू किया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि भारत में जो पारदर्शिता है, भारत के जो गवर्नेंस है उसमें जो पारदर्शिता है, उसमें सुरक्षा, सुशासन और नागरिक सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। अगर आप बात करें FCRA, सबसे पहले हम बात करते हैं FCRA 2.0 के बारे में। तो FCRA 2.0 जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है FCRA पोर्टल का। FCRA पोर्टल को भारत में 2014 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले अगर आप देखें, इसको लॉन्च क्यों किया गया था, इससे पहले अगर आप देखें तो भारत में आपका जो FCRA एक्ट है वो बहुत बिखरा हुआ कानून था। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फिजिकली तौर पर जाना पड़ता था। जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं था कि वो आसानी से किसी को ट्रैक कर सकें। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, बहुत सारी फ्रेगमेंटेड चीजें आपको देखने को मिलती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 2014 में FCRA पोर्टल लॉन्च किया गया और भारत में सारी चीजों को कंसोलिडेट किया गया। और अभी इसी पोर्टल के अपग्रेडेड वर्जन को सरकार ने यहां पर लॉन्च किया है। तो FCRA 2.0 पोर्टल जो है, इसके माध्यम से क्या क्या विशेषताएं आपको मिलेंगी? पूर्ण डिजिटलाइजेशन आपको देखने को मिला है, पूर्ण डिजिटलीकरण आपको देखने को मिला है। सारी चीजें एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन यहां पर हो चुका है, यानी कि आप एप्लीकेशन से लेकर के अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक और इसके साथ साथ निगरानी करने तक सारी चीजें अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहां पर आधार आधारित प्रमाणीकरण आपको देखने को मिला है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ई साइन की सुविधा है, OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ पूरा पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट क्लाउड सिस्टम यानी कि मेघराज पोर्टल, मेघराज क्लाउड जो है वहां पर मौजूद है। तो मेघराज क्लाउड क्या है? गवर्नमेंट का क्लाउड सिस्टम है। तो सारा पोर्टल जो है वो आपका मेघराज पोर्टल पर होस्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं EOCI कार्ड के बारे में। EOCI कार्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये आपका पूरी प्रक्रिया अब जो है ऑनलाइन होगी, यानी कि OCI कार्ड प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी और कार्ड जो है वो पुनः जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था कि आपको कार्ड को रिन्यू कराना पड़ता था, एक निश्चित समय पर आपको नया कार्ड जो है वो प्राप्त करना होता था। लेकिन अब जो आपका कार्ड है वो आप कार्ड जो है लगातार एक ही कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और अब आपको कार्ड को रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपका जो कार्ड है उसको एक विशिष्ट पहचान संख्या यहां पर दी जाएगी, एक यूनिक नंबर यहां पर दिया जाएगा और कार्ड खोने का भी खतरा नहीं है क्योंकि आप जो है ऑनलाइन हमेशा कार्ड जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं और तेजी से आपको क्लियरेंस देखने को मिलेगा, तीव्र क्लियरेंस जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड के बारे में बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये वाइल्ड राइस को लेकर के है। वाइल्ड राइस की सबसे पहले खबर चर्चा में क्यों आई है उसकी अगर आप बात करें, ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र में, असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। किसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है? याद रखना है आपको, असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को, असम के सोनितपुर जिले के बोरजुली क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। किसकी तरफ से? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से। क्यों डिक्लेयर किया गया है? डिक्लेयर इसलिए किया गया है क्योंकि जो आपका बोरजुली क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी द्वारा वित्त पोषित जो ये वित्त पोषित एक स्कीम की शुरुआत की गई थी, जो स्कीम आपका वाइल्ड राइस को जो साइंटिफिक नाम है इसका वो है आपका ओराइजा रूफी पुगॉन के संरक्षण के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो आपका बोरजुली क्षेत्र में शुरू किया गया था।
किसके द्वारा? इसको फंडिंग दी जाती है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी की तरफ से, और इसको शुरू किया गया था 2022 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली की तरफ से, और असम राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है वो भी यहाँ पर इनकी सहायता करता है, यानी कि दोनों का एक संयुक्त पहल आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें आप वाइल्ड राइस के बारे में या ओरिजा रूफी पोगोन के बारे में, तो ये जो है ये आपका जो हमारा आधुनिक धान है, जो आधुनिक जो चावल होता है, चावल धान से उगता है, तो जो धान है आधुनिक धान जो है, आधुनिक धान की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पास वाले जो पूर्वज हैं, जो जंगली जो वाइल्ड एंसेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको ओराइजा रूफी पोगोन कहा जाता है, उनको ओराइजा रूफी पोगोन कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो मॉडर्न धान है जो आप देश के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता है, उसका पूर्वज है कौन? वाइल्ड राइस। उसका पूर्वज कौन है? वाइल्ड राइस। तो ये आपको याद रखना है। जंगली धान प्रजातियां अनेक महत्वपूर्ण जीनों का स्रोत होती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जीन्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट इनके होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें आपको सूखे के प्रति सहनशीलता देखने को मिलती है, इसमें आपको बाढ़ के प्रति सहनशीलता देखने को मिलती है, इसमें आपका सैलिनिटी के प्रति आपको टॉलरेंस देखने को मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें आपको देखने को मिलती है, इसमें आपका जो कीट प्रतिरोध है और जो पोषण मूल्य है वो ज्यादा होता है, और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन आपको देखने को मिलता है। तो ये तमाम बेनिफिट आपको वाइल्ड राइस के देखने को मिलते हैं, और इसीलिए वाइल्ड राइस को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, और इसी इनिशिएटिव की वजह से बोरजोली क्षेत्र को अब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका गगन को लेकर के है, गगन सिस्टम को लेकर के है। गगन क्या है? गगन ने की जो खबर चर्चा में आई है वो चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन ने पहली बार आपका वाणिज्यिक विमानन पर गगन आधारित सैटेलाइट लैंडिंग अप्रोच का सफल परीक्षण किया है। यानी कि गगन सिस्टम का पहली बार एक कमर्शियल फ्लाइट में इस्तेमाल किया गया है, और ये भारत के लिए, भारत के स्वदेशी नेविगेशन क्षमता के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर सामने आता है। गगन सिस्टम की अगर आप बात करें, गगन सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जीईओ यानी कि आपका जो जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट है, जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, तो ये आपका गगन की फुल फॉर्म है। और यूपीएससी ने संभवतः 2025 में गगन को लेकर के एक सवाल भी पूछा था, तो गगन को लेकर के यूपीएससी में 2025 में सवाल भी आया था। ये भारत की स्वदेशी सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, जो प्लेन्स आपके लैंड करते हैं उनको हम सैटेलाइट्स के माध्यम से गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा मिलकर के डेवलप किया गया है। इसका उद्देश्य जीपीएस सिग्नलों की सटीकता को बढ़ाना, उनकी विश्वसनीयता को, उनकी सुरक्षा चेतावनी को बढ़ाना, और इसके साथ साथ जो है उनकी सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि आपका जो विमान है उसको सुरक्षित तौर पर उड़ाया जा सके और सुरक्षित तौर पर उसकी लैंडिंग की जा सके। तो विमान के टेक ऑफ और विमान की लैंडिंग को बेहतर करने के लिए ये जो पूरा सिस्टम है ये इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर के लॉन्च किया है। गगन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? गगन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी है कि जो आपका जीपीएस सिस्टम है, वर्तमान समय में हम अपने प्लेन्स को टेक ऑफ करने के लिए, अपने प्लेन्स को लैंड करने के लिए जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में कई बार आपको एरर देखने को मिलता है, कई बार यहाँ पर आपका आयनोस्फेरिक व्यवधान आपको देखने को मिलता है, कई बार सिग्नल जो है उसमें डिले हो जाता है, उपग्रह त्रुटियां आपको देखने को मिलती हैं, क्लॉक एरर आपको देखने को मिलता है, मल्टीपल एरर्स जो हैं वो मल्टीपाथ एरर जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक छोटी सी गलती भी जो है एक विमान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि विमान एक बहुत सारे लोगों की जान जो है वो अपने हाथ में लेकर के चलता है। तो इसीलिए जीपीएस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो गगन सिस्टम है वो जीपीएस को रिप्लेस नहीं करेगा, वो जीपीएस को ऑगमेंट करेगा, यानी जीपीएस को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, और इसीलिए भारत ने अपना खुद का सिस्टम जो है वो यहां पर लॉन्च किया है। अगर आप देखें, भारत के जो है 3 जियो स्टेशनरी उपग्रह जो हैं वो गगन पेलोड ले जाते हैं, गगन का जो है गगन सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। इसमें आपका GSAT 8 है, GSAT 10 है और GSAT 15 है। इन तीनों उपग्रहों के नाम आपको याद रखने हैं, GSAT 8 है, GSAT 10 है और GSAT 15 है। तो ये तीनों हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इंडिया नेविगेशन सिस्टम भी हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है ये आपका अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री की तरफ से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी डिजिटल परिवर्तन किए गए हैं उनको रेखांकित किया गया। इसमें विशेष तौर पर भारत के शिक्षा मंत्री की तरफ से 3 इनिशिएटिव्स की बात की गई है। एक है आपका अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दूसरा है अपार इनिशिएटिव
और तीसरा है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इनको भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की अगर आप बात करें तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंकिंग प्रणाली के तौर पर काम करता है, जिसमें प्रत्येक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के जो एकेडमिक क्रेडिट्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है, और न केवल उनको स्टोर किया जा सकता है बल्कि उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं और उनका उपयोग भी किया जा सकता है। किसने लॉन्च किया है इसको? इसको भारत के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको रेगुलेट करता है। तो ये ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में आपको याद रखना है। अपार की बात करें अगर आप, अपार इनिशिएटिव जो है इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये प्रत्येक विद्यार्थी को एक यूनिक लाइफ लॉन्ग एकेडमिक ID प्रदान करता है। जैसे आपको आधार नंबर मिलता है, आधार नंबर आपकी पहचान होती है, आधार नंबर आपकी आइडेंटिटी होती है, उसी तरीके से आपका ये जो अपार ID है, ये अपार ID मिलती है, ये एक यूनिक ID होती है। और जीवन भर एक विद्यार्थी जब अपने स्टूडेंट करियर की शुरुआत करता है और जब अपने स्टूडेंट करियर को खत्म करता है, पूरे जीवन चक्र में ये ID जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस ID पर मौजूद होते हैं। अगला हमारा इनिशिएटिव है NAD यानी कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है ये एक राष्ट्रीय डिजिटल डिपॉजिटरी है, जहां पर आपका डिग्री हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया, जहां पर आपकी मार्कशीट हो गई, इन तमाम चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि जब चाहे आप जो है डिजिटल तरीके से अपने नेशनल जो आपकी जो डिपॉजिटरी है वहां से अपनी मार्कशीट, अपना डिप्लोमा, अपनी डिग्री, अपनी सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने 3 इनिशिएटिव देखे जो कि सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज की जो हमारी अंतिम खबर है, ये खबर आपका PM कृषि सिंचाई योजना को लेकर के है। PM कृषि सिंचाई योजना को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि 1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कब लॉन्च किया गया था इसको लॉन्च किया गया था आपका 1 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री की तरफ से इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये योजना भारत में जल सुरक्षा, सिंचाई विस्तार, जल दक्षता, जलवायु सहिष्णुता, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के तौर पे काम करती है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट उद्देश्य आपको याद रखने हैं, टारगेट आपको याद रखने हैं। एक है हर खेत को पानी, यानी कि आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र में पानी की कमी ना पड़े, वो यहां पर सुनिश्चित किया जाता है। और दूसरा आपका प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव यहां पर आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये जो आपका प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, ये योजना आपका एक मल्टी मिनिस्ट्री स्कीम है। मल्टी मिनिस्ट्री स्कीम होने का मतलब यह है कि केवल एक मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, बल्कि एक से ज्यादा मंत्रालय इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका जल शक्ति मंत्रालय हो गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हो गया, आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। ये तीनों मंत्रालय मिलकर के इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जिक्र आया है, उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, ये बेसिकली आपका इस इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भारत में कम पानी का इस्तेमाल करके ज्यादा फसल उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। ज्यादा फसल उत्पादकता जो है वो प्राप्त करने का प्रयास यहां पर किया जाता है। तो इसमें हम ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप सिंचाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं हम कि आपका सीधे जो है पौधे की जड़ तक हम पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बूंद बूंद पानी जो है वो पौधे की जड़ पे डाला जाता है, ताकि ज्यादा पानी बर्बाद भी नहीं होता और पानी सीधे जो है वो पौधे तक पहुंच जाता है। इसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। एक और मेथड होता है इसमें, इस मेथड का नाम है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम क्या करते हैं कि कृत्रिम वर्षा, जैसे जो बारिश होती है वैसे ही हम स्प्रिंकलर्स के माध्यम से बारिश कराने की कोशिश करते हैं, जिसको आप आर्टिफिशियल रेन भी कह सकते हैं। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन हमने यहां पर देखा। एक और इनिशिएटिव का जिक्र जो है वो इस पूरी खबर में हमको देखने को मिला था, जिसका नाम था माइक्रो इरिगेशन फंड। माइक्रो इरिगेशन फंड किसके अंतर्गत आता है ये हमको पता होना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन फंड जो है वो नाबार्ड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? नाबार्ड के अंतर्गत आता है। माइक्रो इरिगेशन फंड का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों को माइक्रो इरिगेशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को समर्थन देने का इनिशिएटिव जो है ये नाबार्ड के अंतर्गत शुरू किया गया है, माइक्रो इरिगेशन फंड के रूप में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमारे सारे टॉपिक समाप्त होते हैं।
अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का संचालन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये हेल्पलाइन गृह मंत्रालय और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित की गई है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, मानस के माध्यम से नागरिक गुमनाम रूप से मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं। और चौथा हमारा स्टेटमेंट है, ये प्लेटफॉर्म केवल उमंग ऐप पर ही जो है उपलब्ध है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो यहां पर हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही हो जाता है। चलिए इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।